प्रयास लगाएं। नहीं, 10% सिलेबस जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आप प्रैक्टिस लीजिए। आप यूट्यूब पे गाड़ी चलाना सीख रहे हैं जी जी। और 50 साल तक आप गाड़ी चलाना सीखते जाइए, लेकिन पहली बार जब गाड़ी टच कीजिएगा तो क्या होगा, गाड़ी चला पाइएगा। और मेरा सिद्धांत है कि जब आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने 100 क्वेश्चन बनाया और 90 क्वेश्चन आपसे नहीं बने, तो ये खुशी की बात है। वीक में एक आंसर लिखिए। मैंने आंसर लिखने का भी अप्रोच बताया है कि 5 टॉपिक उठा लीजिए, गरीबी, बेरोजगारी, मद्य निषेध, महिला सशक्तिकरण और एक कोई और टॉपिक ले लीजिए। उस पे आप कम से कम 5 या 10 पेज लिखने की बहुत रोल है। एक प्रोफेसर जो कॉपी चेक करते थे, उनसे मेरी बाद में मुलाकात हुई। उन्होंने ये बात, मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने क्लियरली कहा था कि मुझे जब पढ़ाई नहीं देगा कि तुमने क्या लिखा है तो मैं कैसे नंबर दूंगा। मैं तो मानूंगा कि ये सर लाइन है ही नहीं, आपने बहुत अच्छी बात लिखी लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया, तो क्या मतलब है उस लाइन को लिखने का। इसलिए आपकी हैंड राइटिंग शुद्ध होनी चाहिए। जगह दे दे टेस्ट में देखा जाता है, आपने सही बात कहा कि नॉलेज से ज़्यादा पर्सनालिटी का टेस्ट है। पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है कि बहुत बड़ा वेग क्वेश्चन है। पर्सनालिटी टेस्ट का मतलब होता है आप कितने बैलेंस्ड पर्सनालिटी है। बैलेंस मतलब दोस्तों जय हिंद, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम जौली पर। अभी मेरे साथ हैं एसडीएम राहुल सिन्हा सर। तो आज हम सर से जानेंगे कि बीपीएससी से संबंधित जितना भी संपूर्ण जानकारी है, सर किस प्रकार तैयारी किए थे और अभी जो 69 बीपीएससी आने वाला है उसमें क्या रणनीति होना चाहिए, सर के द्वारा संपूर्ण जानकारी हम जानेंगे। सबसे पहले सर आपको मेरे चैनल में स्वागत है सर। थैंक यू। एग्जाम जौली का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आए और इस सेशन को कर रहे हैं। सर आपके मन में सर कब विचार आया कि सर बीपीएससी ही निकालना है, एसडीएम ही बनना है? देखिए, बिहार से जब भी लोग कोई होता है तो बचपन से माता पिता वो बीज डाल देते हैं कि सरकारी नौकरी में आना है और सरकारी नौकरी में भी आईएएस बनना है। तो बचपन से मन में था, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि वो बिलीव नहीं था अपने कि कर सकते हैं। मुझे लगता था कि जो लोग भी आईएएस बनते हैं या फिर एसडीएम पीसीएस क्वालिफाई करते हैं वो बहुत ही टैलेंटेड हुआ करते होंगे। और मेरा जो 10th में मात्र 52%, 52% नंबर आया था और उसके बाद मनोबल टूट गया कि मैं इन सब चीज़ों को नहीं कर सकता हूँ। तो फिर एक दिमाग में एक माइंडसेट आया कि चलो जैसे तैसे भी ग्रेजुएशन करते हैं। फिर आईआईटी की तैयारी की, आईआईटी में नहीं हुआ मेरा। फिर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग किया और इधर उधर धक्के खाता रहा 10 साल तक। लेकिन जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी, 10 साल नौकरी करने के बाद एहसास हुआ कि नहीं, मुझे करना है। और उसके बाद पहले अटेम्प्ट में ही मैंने बीपीएससी क्वालिफाई कर लिया। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि आपके अंदर वो बिलीफ आना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। क्यों करना है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सिर्फ नौकरी के लिए करना चाहें तो आप जीवन में कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके अंदर वो आग है कि मुझे क्वालिफाई करना है तो आप 100% क्वालिफाई कर सकते हैं। वर्तमान समय में सर लगता है कि बीपीएससी सर बहुत टफ एग्जाम है। इसको सर केवल शहर के लोग ही कर सकते हैं, जो बड़े घर से बिलोंग करते वही कर सकते हैं। गाँव के लोग में सर करने की क्षमता नहीं है, लोग सोचते हैं। तो इस पर सर आप क्या कहना? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, गांव और शहर की बात नहीं है। किताबें पढ़नी है, किताबें जो पढ़ लेगा वो पास कर जाएगा। और वो किताब पढ़ना सबसे आसान काम है। मैंने प्राइवेट नौकरी किया है, सरकारी भी कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई सबसे आसान है। जो लोग सोचते हैं कि नहीं मैं अपना जीवन काट लूँगा, तो धीरे धीरे उनका जीवन इतना भारी हो जाएगा, तब उनको एहसास होगा जब समय निकल चुका होगा। मेरा चैनल बनाने का भी, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसका मेन मकसद यही था कि जो मैंने समझा, रियलाइज़ किया सेलेक्ट होने के बाद, वो चीज़ मैं मैसेज सबको देना चाहता हूँ कि आप अपने कैलिबर को पहचानें और इस एग्ज़ाम में आप दिलो जान से लगिए, आप ज़रूर क्वालिफाई कीजिएगा। आपने सर प्राइवेट जॉब करते हुए दौरान बीपीएससी निकाले? मैंने बहुत जॉब किया है, प्राइवेट किया है, पीएसयू किया है। मेरी शादी हो चुकी थी, उसके बाद मैंने क्वालिफाई किया है। और मैंने सिर्फ एक अटेम्प्ट दिया है, पहला अटेम्प्ट दिया था बीपीएससी का, मैंने उसी में मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। सर जब बड़े जॉब की सर तैयारी करते हैं तो लोग बोलते हैं, बहुत नकारात्मक वर्ड बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, और एक सर मन में भी थॉट आता है कि सही में सर नहीं हो पाएगा। तो नकारात्मक चीज़ों सर कैसे बचें? देखिए, जैसे एक कहानी मैं सुनाया हूँ, मैं आपके चैनल फिर से सुनाता हूँ कि एक छोटा बच्चा जा रहा होता है, 3 साल का बच्चा और 10 साल का बच्चा जंगल से गुजर रहे होते हैं। और संजोग से जो 10 साल का बच्चा होता है वो खाई में गिर जाता है और वहाँ कोई नहीं होता है बचाने वाला। 3 साल वाला बच्चा क्या होता है, उसको रस्सी मिलती है, वो रस्सी फेंकता है और उस बच्चे को बाहर निकाल लेता है। जब दोनों गांव जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि, जब वो कहानी सुनते हैं लोग पूछते हैं कि असंभव है, 3 साल के बच्चे में उतना शरीर में स्ट्रेंथ कहाँ होता है कि वो 10 साल के बच्चे को खींच के निकाल ले। तो एक बुजुर्ग होता कहता है नहीं ये संभव है, क्योंकि वहाँ उसको ना कहने वाला कोई नहीं था कि तुम नहीं कर सकते हो। हमें शुरू से समाज में कह दिया जाता है कि नहीं रे तुम बेवकूफ़ हो, तुम बकलोल हो, तुम्हारे बस का कहाँ है। एक एग्जाम में नंबर कम आते हैं, सब लोग डांटना शुरू करता है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है। तो हमारे धीरे धीरे वो नेगेटिविटी इतनी बन जाती है, जैसे वो हाथी के पैर में नहीं होता है, बचपन से सिक्कर बांध के रखते हैं और जब हाथी बड़ा होता है तब भी उसको वो सिक्कर से ज़्यादा मजबूत हो जाता है हाथी, लेकिन उसको तोड़ नहीं पाता है। तो हमारे मन में भी वो जंजीरें बन जाती हैं कि हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि एक बार पूरी मेहनत से आप
पूरी क्या कहते हैं दिलो जान से मेहनत कीजिए, आप जरूर सफल होइएगा। नकारात्मक चीज़ सर, नकारात्मक क्यों नकारात्मक होना है? मैं यही कहता हूँ जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो कहाँ दूसरे ग्रह से आते हैं? वो यही ना, हमारे बिहार से ही तो लोग सबसे ज़्यादा सेलेक्ट होते थे आईएएस में। आज के डेट में भी जो रैंक 1 है 2 साल पहले बिहार से आए हैं ना, गांव की पृष्ठभूमि से ही आए हैं ना, तो फिर क्या अंतर था? बस उन्होंने उस चीज़ को समझ लिया, वो सफल हो गए। तैयारी कहाँ से किए थे सर? सेल्फ किए थे सर, या सर आप भी सर कहीं कोचिंग ज्वाइन किए थे? बड़े कोचिंग दिल्ली हो गए, पटना हो गए। नहीं, मैं उस समय बेंगलोर में काम कर रहा था और वहाँ पे बेंगलोर में कहीं से भी कोई बिहार बीपीएससी से रिलेटेड ना कोई किताब उपलब्ध था ना कोई गाइडेंस उपलब्ध था, तो मैंने सारा सेल्फ स्टडी किया। कुछ मेरे सीनियर्स थे, उनसे मैंने गाइडेंस लिया कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और उन्हीं के गाइडेंस से। लेकिन मैंने थ्रू आउट द पढ़ाई सेल्फ स्टडी ही किया है, खुद से पढ़ा है। आपने सर कौन कौन से बुक्स को पढ़ाई किए थे सर? देखिए जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो तो आपको पढ़ना ही है समझने के लिए, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना ही है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ना ही है आपको, और ज्योग्राफी के लिए महेश बर्नवाल वो पढ़ना ही है। वो कुछ चीज़ें जो डिफाइंड है वो करना है। सभी लोग उस किताब को पढ़ते हैं, लेकिन आप पढ़ के कितना आउटपुट निकाल रहे हैं वो मतलब डिपेंड करता है। एनसीईआरटी सर पढ़ना कितना कारगर है सर? मैंने एनसीईआरटी से शुरुआत किया था। क्लास 6 के एनसीईआरटी से आप शुरुआत कीजिए। वो आपका घर का जैसे फाउंडेशन होता है, नींव होता है ना, वो आपकी पढ़ाई को मजबूत कर देता है। और जब 6, 7, 8 का आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो कोई भी टर्म आता है, जैसे लोकतंत्र आया, डेमोक्रेसी आया, वो बड़ी किताबों में नहीं समझाया रहता है उसका मतलब, लेकिन छोटी किताबों में उसका मतलब समझाया रहता है। जब उस चीज़ को आप समझ जाते हैं तो आपको पढ़ने में मज़ा आता है, नहीं तो आपको लगता है कि दिमाग के ऊपर से निकल रहा है चीज़ें। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। अभी जो सर न्यू अभ्यर्थी हैं 69 बीपीएससी देने जा रहे हैं सर, उनके लिए सर अभी बहुत कम समय बचा है, लगभग सर 70 से 75 दिन बचा हुआ है सर, तो उनके लिए सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए यही है कि आप जी तोड़ प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका चांसेस है सेलेक्ट होने का, और जितना कम प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे, तो आप उतने ही आप सिलेक्शन से दूर होते जाएंगे। यानी सर प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस 100% करना जरूरी है। मैं एक अपने मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया हूँ, उसमें डेली हम लोग कम से कम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। 10,000 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कराने का टारगेट रखे हैं, क्योंकि एक मैल्कम ग्लैडवेल हैं, उनकी किताब है आउटलायर्स, बहुत फेमस किताब है। उस किताब में उन्होंने यही सब चीज़ समझाया कि किसी भी चीज़ को आप 10,000 बार कर लेते हैं या 10,000 घंटे कर लेते हैं तो उस चीज़ में आप मास्टर हो जाते हैं और फिर आप टॉप 0.1% में चले जाते हैं। तो हमारा टारगेट है कि हम उस मेंटरशिप प्रोग्राम में 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कराएं। मेंटरशिप में सर कैसे जुड़ेंगे लोग, इसके बारे में? मेंटरशिप रुकमणी पब्लिकेशन द्वारा स्टार्ट किया गया है, वो सब कुछ उन्हीं के द्वारा किया गया है। बस मेरा एक्सपीरियंस है कि क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी किया था, तो आप कैसे कोचिंग से मतलब दूर, अगर आप किसी अभाव में कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं तो आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ के आपको गाइडेंस दिया जाएगा कैसे तैयारी करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है सेल्फ स्टडीज़ में डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। आप 4 दिन मोटिवेट होकर पढ़ेंगे, 5वें दिन लगेगा कि ये सब फालतू है, मेरा थोड़ी होगा, चलो ये वेब सीरीज़ देख लेते हैं, और धीरे धीरे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बार बार जो आप रोड से डाइवर्ट हो जाते हैं, तो डाइवर्जन को रोकने के लिए कोई भी एक आपको मेंटरशिप या गाइडेंस चाहिए। सर आप ये बताइए, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सेट प्रैक्टिस सर कितना कारगर है? सेट प्रैक्टिस सर तैयारी के दौरान से ही, जिस दिन तैयारी में लग गए बीपीएससी का, उस दिन से ही डेली एक प्रैक्टिस करें, या सर कुछ परसेंट सिलेबस कंप्लीट कर लें, 50%, 60%, तब सेट प्रैक्टिस लगाएं? नहीं, 10% सिलेबस जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आप प्रैक्टिस पे उतर जाइए, क्योंकि 10% पे सर, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो आपका क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो पढ़ने का एग्ज़ाम नहीं है। इस चीज़ का अंतर समझिए। अब जैसे समझ लीजिए आप यूट्यूब पे गाड़ी चलाना सीख रहे हैं और 50 साल तक आप गाड़ी चलाना सीखते जाइए, लेकिन पहली बार जब गाड़ी टच कीजिएगा तो क्या हो, गाड़ी चला पाइएगा? नहीं चला पाइएगा। वही होता है, हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं और सिर्फ किताबें पढ़ते रहते हैं। वहाँ तो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करना और पढ़ाई में क्या रिलेशन है वो तब होगा जब आप सेट पेपर लगाइएगा। तो मेरा ये कहना है कि 10% जब आपकी पढ़ाई हो जाए उस दिन से ही आप क्वेश्चन सॉल्विंग में उतर जाइए, सेट प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस करने पे। और एक और मेरा सिद्धांत है कि जब आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने 100 क्वेश्चन बनाया और 90 क्वेश्चन आपसे नहीं बने, तो ये खुशी की बात है। खुशी की बात क्यों है? क्योंकि आपको पता चला कि 90 क्वेश्चन आपको नहीं आते थे, आपने वो नई चीज़ें सीखी। तो आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेगा एग्जाम से पहले, और ये 90 अगर क्वेश्चन एग्जाम वाले दिन भेटा जाता है आपको तो आप फेल हो जाते। तो एग्जाम प्रैक्टिस में आपको जितने क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं वो खुश होइए कि चलो आज मैं एक नया चीज़ सीखूंगा, उस टेंडेंसी से आप प्रैक्टिस कीजिए। और सर मेंस में सर आंसर राइटिंग लिखना पड़ता है सर, तो आंसर राइटिंग सर कब से लिखे? पीटी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद सर, या वो भी सर पीटी के साथ साथ ही सर मेंस के आंसर राइटिंग? देखिए, पीटी के साथ साथ ही करना है। वीक में एक आंसर लिखिए। मैंने आंसर लिखने का भी अप्रोच बताया है कि 5 टॉपिक उठा लीजिए: गरीबी, बेरोजगारी,
मद्य निषेध, महिला सशक्तिकरण और एक कोई और टॉपिक ले लीजिए, उस पे आप कम से कम 5 या 10 पेज लिखने की कोशिश कीजिए। जब आप लिखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मेरे पास तो कंटेंट नहीं है, तो आप पढ़िएगा। आप पहले जानिए गरीबी लिख रहे हैं उदाहरण के तौर पे, तो गरीबी क्या है, तो आप गरीबी क्या है आप किताब में पढ़िएगा। तो फिर गरीबी क्या है, गरीबी की परिभाषा सरकार ने क्या दी है, विदेश में क्या है गरीबी की परिभाषा, गरीबी के लिए क्या क्या योजनाएं शुरू की गई हैं। तो जब आप लिखना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा मुझे नहीं आता है, तो आप किताब पढ़ेंगे और किताब से फिर यहाँ करेंगे। तो ये प्रोसेस ज़्यादा अच्छा होता है कि पहले लिखना शुरू कीजिए, आपको कमी पता चलेगी, आप किताब से कमी ढूंढिए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, किताब पढ़ते रह जाते हैं और आंसर नहीं लिखते हैं। जब आंसर लिखने उतरिएगा तब आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या क्या पढ़ना है किताब से। तो वीक में एक आंसर लिखिए, और जो लोग भी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं वीक में आप सबसे पहले गरीबी पे 5 लाइन 10 लाइन लिखिए, और उससे आपका मेंस में आंसर राइटिंग का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यानी सर पीटी की तैयारी कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हर एक वीक में मेंस का आंसर राइटिंग एक आंसर लिखना शुरू कीजिए। एक आंसर से आपको आइडिया लग जाएगा लिखना कैसे है, क्योंकि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेंस जो एग्जाम है वो नॉलेज से ज़्यादा प्रेजेंटेशन का एग्जाम है। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि एक लड़का, जो बहुत सारे लड़के 5-5 साल 10-10 साल से मेंस दे रहे हैं, उनका सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो सिर्फ नॉलेज भरते जाते हैं। अब समझ लीजिए कि प्लेट में आपका खाना निकालेगा, अब शादी ब्याह में जो हम लोग खाना खाने जाते हैं, चावल के ऊपर दाल रख लिए, ऊपर सब्जी रख लिए, ऊपर रसगुल्ला रख दिए, तो क्या मजा आएगा देखने से। किसी को दीजिएगा तो खाएगा नहीं, तो किस तरीके से प्रेजेंट करना है अपने आंसर को, पहले पैराग्राफ में कौन सा डेटा लिखना है, दूसरे पैराग्राफ में कौन सा डेटा लिखना है कि पढ़ने में उसको मजा आए। जैसे आपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखा है, इंडिया टुडे में आर्टिकल देखा है, तो उस सब चीज़ों से आइडिया लगेगा कि आंसर कैसे लिखते हैं। सर राइटिंग लिखने में सर राइटिंग का कितना महत्वपूर्ण योगदान है सर? बोलते हैं कि सर राइटिंग जिनका खराब है उनका मार्क्स भी कम आता है। राइटिंग का बहुत बहुत रोल है। एक प्रोफेसर जो कॉपी चेक करते थे, उनसे मेरी बाद में मुलाकात हुई, उन्होंने ये बात, मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने क्लियरली कहा था कि मुझे जब पढ़ाई नहीं देगा कि तुमने क्या लिखा है तो मैं कैसे नंबर दूंगा, मैं तो मानूंगा कि ये सर लाइन है ही नहीं, आपने बहुत अच्छी बात लिखी लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया, तो क्या मतलब है उस लाइन को लिखने का। इसलिए आपकी हैंड राइटिंग शुद्ध होनी चाहिए, जगह दे के लिखना चाहिए, 3 से 4 लाइन का एक पैराग्राफ लिखना चाहिए। इंटरव्यू के बारे में सर कुछ बताइए। जब विद्यार्थी सर इंटरव्यू देने जाते हैं तो सोचते हैं कि इंटरव्यू हमसे नहीं हो पाएगा, डर जाते हैं, जबकि वहाँ पर सर पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। उस इंटरव्यू सर आप कैसे किए थे? देखिए, पर्सनालिटी टेस्ट में देखा जाता है, आपने सही बात कहा कि नॉलेज से ज़्यादा पर्सनालिटी का टेस्ट है। पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है कि बहुत बड़ा वेग क्वेश्चन है। पर्सनालिटी टेस्ट का मतलब होता है आप कितने बैलेंस्ड पर्सनालिटी है। बैलेंस मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो वर्तमान सरकार है उसकी कोई पॉलिसी के बारे में, आपने कह देना ये तो बहुत बेकार पॉलिसी है, तो आप एक स्टूडेंट के बारे में एक नेगेटिव बात है। आप एक स्टूडेंट हैं और जो पॉलिसी बनाया है वो 30-30 साल के एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS हैं, PCS हैं, उन्होंने मिलकर उस पॉलिसी को बनाया है, और आप एक स्टूडेंट होकर कैसे कह सकते हैं गलत है। तो आपकी पर्सनालिटी उसी में दिख गई। जैसे एक बच्चे से पूछा गया कि आपको अगर 10 दिन के लिए DM बना दिया जाएगा तो आप क्या पूरी पढ़ाई को सुधार देंगे, तो आपने कह दिया हाँ, तो इसका मतलब है कि आज तक जितने DM है वो सब बेवकूफ़ हैं। तो ये जैसे नहीं होता है कि मैं चमत्कारिक बात नहीं कहूँ, आपको प्रैक्टिकल पता होने चाहिए चीज़ें, तो वही आपकी पर्सनालिटी होती है कि आप ज़मीन से जुड़े हुए आंसर दीजिए, और नहीं होता है कि हवा में तीर मारने वाला आंसर मत दीजिए, वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। कभी कभी सर पॉलिटिकल मुद्दा भी सर आ जाता है सर इंटरव्यू में, ये मुद्दा। देखिए, पॉलिटिकल मुद्दा जब भी आए तो आपको सरकार का पक्ष लेना है, क्योंकि आप सरकार की तरफ से हैं। सरकार जो भी काम करती है सही करती है, ये मान के चलिए, आपको सरकार को डिफेंड करना है। सरकार हो गई मतलब आपके घर के पिताजी ने कोई डिसीजन लिया और आप बाहर निकल के पड़ोसी से बोल रहे हैं कि नहीं पिताजी तो गलत डिसीजन लेते हैं, तो लोग आपको क्या बोलेंगे कि खराब पुत्र बोलेंगे। वैसे ही आपको खराब ब्यूरोक्रेट बोला जाएगा अगर आप सरकार के गवर्नमेंट डिसीजन को गलत बताते हैं। तो आपने सर इंटरव्यू दिए, कुछ सवाल याद है सर आपको? सवाल ज़्यादातर तो मेरे ऑप्शनल से पूछे गए थे, मेरे जॉब से पूछे गए थे। एक सवाल पूछा गया था कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, फिर आपने फ़िलासफ़ी ऑप्शनल क्यों लिया, तो उस पर मैंने आंसर बताया था कि सर मैंने मैकेनिकल पढ़ चुका था, मुझे मन था कि मैं कुछ ऐसा सब्जेक्ट लूँ कि मुझे कुछ नया सीखने को मिले, इसलिए मैंने फ़िलासफ़ी ऑप्शनल लिया। तो उसको अप्रिसिएट किया गया था। तो कोई भी जो अपना आंसर होता है उसको ऐसे पॉजिटिवली आपको देना है कि सामने वाला कन्विंस भी हो जाए और उससे लगे कि आप पॉजिटिव अप्रोच वाले आदमी हैं। इंटरव्यू के लिए सर आपने सर कहीं ज्वाइन किए थे सेशन? इंटरव्यू के लिए मैंने कुछ जगह पे मॉक टेस्ट दिया था आके, क्योंकि पटना में जब मैं इंटरव्यू के लिए 4 दिन पहले आ गया था तो बचा वो जो 2 दिन था उसमें मैंने 1-2 जगह पे मॉक टेस्ट दिया था। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं सर कि एक बार सर हम राहुल सर से मिल लेते हैं। बहुत सारा सर सपना रहता है कि SDM राहुल सर से मिले, फेस टू फेस मिलकर उनसे बात करें, सर किस प्रकार तैयारी किए। एक सर इसलिए हम लोग 30 जुलाई को पटना में एक मीटअप या गेट टुगेदर कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट पटना में आ सकते हैं, पटना में है, हम लोग अभी 1 या 2 दिन में जो लोकेशन है, वेन्यू है, वो फाइनल कर लेंगे, उसकी भी सूचना देंगे आप लोग को। तो जो लोग पटना में आइए, आपका कोई भी सवाल है BPSC तैयारी से संबंधित, कॉन्फिडेंस से संबंधित, कि कॉन्फिडेंस नहीं है मैं नहीं कर सकता हूँ, तो मैं आपसे पर्सनली बात करूँगा और वहाँ पर आपके जो प्रॉब्लम है सॉल्व करूँगा। अच्छा, आप सर विद्यार्थी सर पर्सनली मिल लीजिएगा? हाँ ज़रूर, क्योंकि मैं भी विद्यार्थी ही हूँ। मैं एक एग्जाम
एग्जाम क्वालिफाई कर लिया मैंने तो नहीं होता कि टेबल के उस तरफ चला गया। कल के डेट में आप एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिएगा तो आप थोड़ी एक ही विद्यार्थी नहीं रहिएगा। हम लोग ज़िंदगी भर विद्यार्थी हैं। मेरी पढ़ने की इतनी आदत लग गई थी कि आज भी रात में मैं कम से कम 2 या 3 घंटे पढ़ता हूँ दिन में। अभी भी सर पढ़ाई करते हैं? मैं रोज खाना खाने के बाद कुछ देर पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि मैं और कितना जान लूँ दुनिया के बारे में। आजकल मैं आध्यात्मिक किताबें पढ़ने लगा हूँ। कोई कोर्स की किताबें तो धीरे धीरे कम हो रही हैं, तो अध्यात्म की तरफ अब आध्यात्मिक किताबें पढ़ रहा हूँ। लेकिन सीखने को बहुत कुछ है दुनिया में, तो सीखिए कैसे। मोबाइल पर अगर रील चलाइएगा तो आप नहीं सीखिएगा, वो आपका रिवर्स गियर लग जाता है, वो पीछे जाने लगते हैं आप। तो जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो थोड़ा बहुत पढ़ने की प्रैक्टिस डालिए। तो साथियों 30 जुलाई को सर मिलेंगे पटना में। इसका स्थान सर बताएंगे, हम अपने चैनल से भी बता देंगे। सर जब आएंगे तो सर एक दिन पहले सर बता दीजिए। जरूर जरूर जरूर। जो भी लोग पटना में हैं, जो अगर मिलना चाहते हैं आप आइए, हम लोग मिल के जो भी बातें करेंगे और अपना मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अंत में सर युवाओं को सर क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने आप पे भरोसा कीजिए। भरोसा बहुत चीज़ है कि आप भी जो है स्पेशल हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग एक जंग जीत के ही पैदा हुए हैं। करोड़ों स्पर्म में जो सबसे तेज स्पर्म था उससे पैदा हुए हैं हम लोग। तो हम लोग कहीं से पिछड़े नहीं हैं, कहीं से कमज़ोर नहीं हैं। बस हमने वो सोच बना लिया है कि हम नहीं कर सकते हैं। जिस दिन आप उस सोच की जंजीरों को तोड़िएगा, आप जीवन में हर चीज़ हासिल कर लीजिएगा। मुझे उस चीज़ को तोड़ने में 10 साल लग गया समझने में। मैं चाहता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से आप लोग अभी समझें और अभी आप कीजिए, मेहनत कीजिए, ज़रूर सफल होइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। थैंक यू।